नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। आज बात करेंगे दो महिलाओं की। वैसे बात तो तीन महिलाओं की करना चाहता हूं, लेकिन एक इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उनका जिक्र करूंगा, ज़्यादा उनकी बात नहीं करूंगा। ये तीन महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि के आंदोलन को गढ़ने में, उसको आगे बढ़ाने में, उसको ताकत देने में, उसको एक एक अपने लक्ष्य तक पहुँचाने में बड़ी भूमिका निभाई। इन तीनों में दो अभी जो है सक्रिय हैं, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से। इन दो महिलाओं ने राम जन्मभूमि के आंदोलन में जो भूमिका निभाई, और ये दोनों, इत्तेफाक की बात है कि ये दोनों ही गेरुआ वस्त्रधारी हैं, दोनों ही साध्वी हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ उमा भारती, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं इस समय, और साध्वी ऋतंभरा, जो एक सामाजिक प्रकल्प में लगी हुई हैं, बड़ा सामाजिक प्रकल्प चलाती हैं, बेसहारा लड़कियों, महिलाओं का सहारा बनी हुई है, और वृंदावन में इस प्रोजेक्ट को चला रही हैं लंबे समय से। लेकिन उसके अलावा भी दोनों इस समय चर्चा में दो कारणों से हैं, दो अपने बयानों से हैं। साध्वी ऋतंभरा अभी अमेरिका में थी, वो हर साल जाती रहती हैं अपने जो ट्रस्ट है उसके लिए फंड जुटाने के लिए। उसके अलावा हिंदुत्व पर, राष्ट्रवाद पर उनके भाषण होते हैं। वहाँ जाती हैं तो उनके अलग अलग शहरों में कार्यक्रम होते हैं। इस बार भी गई थी। उनका जाने का कार्यक्रम था लंदन भी, इंग्लैंड जाना था, लेकिन लेस्टर भी जाना था उनको, लेकिन पहले से ही उनकी बीमारी की वजह से उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। वहाँ प्रचार ये किया गया कि डर के मारे उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। साध्वी ऋतंभरा का ये कहना है कि इस समय आग हमारे दरवाजे तक पहुंच गई है, हमें संगठित होना पड़ेगा। एक ऐसी विचारधाराएं हैं जो भारतीय सभ्यता, भारतीय परंपरा के विरुद्ध हैं, उनसे लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कानपुर में विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मोत्सव कार्यक्रम किया था, उसमें साध्वी ऋतंभरा भी आमंत्रित थी। उसमें बोलते हुए उन्होंने जो बयान दिया वो काफ़ी चर्चा में रहा, उसकी बड़ी आलोचना भी हुई, प्रशंसा भी हुई, अलग अलग तरह के लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया थी। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, 2 बच्चे विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस को देने चाहिए राष्ट्र निर्माण के लिए। अब ये उनका बयान, जो लोग चाहते हैं कि इस देश में सनातन धर्म आगे बढ़े, उसका प्रभुत्व बढ़े, उसकी पुनर्स्थापना हो, उन लोगों को तो बहुत पसंद आया। लेकिन बाकी लोगों को लगा, उन लोगों ने इसको केवल एक डेमोग्राफिक चैलेंज जो सामने आ रहा है सनातन धर्म के सामने, हिंदुओं के सामने, उसके रूप में देखा। उसको हिंदू मुसलमान के रूप में देखा कि मुसलमानों की आबादी ज़्यादा न बढ़ने पाए, इस रूप में देखा। लेकिन वो राष्ट्र निर्माण की बात कर रही थी, वो बात कर रही थी राष्ट्रीयता की, वो सनातन धर्म की बात कर रही थी। वो जो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को एक एक बेटे देने की बात कर रही थी। मुझे उस बयान में एक ही कमी लगती है कि उनको बेटे नहीं कहना चाहिए था, बच्चे कहना चाहिए था। मैंने वो वीडियो उनका सुना नहीं, इसलिए मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने बेटे कहा था या बच्चे। तो लड़का हो या लड़की, राष्ट्र निर्माण का काम करने में लड़कियां किसी लड़के से पीछे नहीं हैं, कभी भी पुरुषों से पीछे नहीं रहती। इसका उदाहरण ये 3 महिलाएं हैं। 2 महिलाओं का मैंने नाम लिया, तीसरी महिला का भी जिक्र ज़रूरी है नाम लेना। उनका नाम है विजय राजे सिंधिया, राजमाता विजय राजे सिंधिया, ग्वालियर की महारानी। और उनका जनसंघ से लेकर भाजपा और जो राम जन्मभूमि आंदोलन था उसमें बहुत बड़ा योगदान है। जनसंघ शायद अपने पैरों पर आर्थिक रूप से और संसाधनों के मामले में खड़ा ही नहीं हो पाता अगर उनकी मदद ना होती, उनकी सहायता नहीं होती। उन्होंने जितना किया है, अपना निजी जो संसाधन है, पैसा, दूसरे लॉजिस्टिक्स, जनसंघ के पास, बीजेपी के पास हेलीकॉप्टर से उनके बड़े नेताओं को चलने का पहला मौका आया तो उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया। उसके अलावा ज़मीन दी, पैसा समय समय पर दिया, जब भी चुनाव में ज़रूरत पड़ी चुनाव प्रचार किया, वो लोकसभा सदस्य भी रहीं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के नीति निर्णायक जो भी कमेटियां रहीं, जो भी संगठन रहे, उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनकी भूमिका इसलिए उसका जिक्र ज़रूरी है, जब मैं उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा की बात करूं तो इसलिए भी ज़रूरी है कि उमा भारती की पॉलिटिकल मेंटर वो थी। उमा भारती को राजनीति में वो लाने वाली वो थी। 25 वर्ष की उम्र में उमा भारती ने पहला लोकसभा का चुनाव 1984 में लड़ा था, और विजय राजे सिंधिया का उसमें सबसे बड़ा योगदान था।
हालांकि वो चुनाव जीती नहीं। उस समय इंदिरा गांधी की हत्या से जो सहानुभूति की लहर चल रही थी उसके कारण कांग्रेस ज़्यादातर सीटें जीती। 412 सीटें जो है 543 में से जीत गई थी। लेकिन 1989 में फिर चुनाव लड़ी और जीती। उसके बाद से 1989, 91, 96, 98, 99 ये लगातार चुनाव जीतती रही। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहीं। उसके अलावा वो नरेंद्र मोदी की सरकार में भी मंत्री रहीं। 2019 का चुनाव उन्होंने लड़ने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि वो 5 साल के लिए छुट्टी लेना चाहती हैं। अब वो फिर से राजनीतिक रूप से सक्रिय हो रही हैं। अभी कल ही उनसे, वो मध्य प्रदेश में थी, उनसे पूछा गया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में क्या वो उसकी दावेदार है। तो उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री की पद की रेस में नहीं हूँ। जो लोग ऐसा समझते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में हूँ वो बड़े छोटे मन के लोग हैं। तो अपने विरोधियों को देखिए, उमा भारती की एक नहीं कई खूबियाँ हैं। वो बचपन से ही प्रवचन करती आई हैं, बहुत छोटी उम्र से, और केवल देश में नहीं दुनिया भर में प्रवचन के लिए जाती थी। तो वो अपने को रिलीजियस मिशनरी भी कहती थी। उनकी खूबियाँ बहुत है। महिला है, विचारधारा के प्रति कमिटमेंट पर कोई जो है शंका नहीं कर सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता। अच्छी वक्ता है, जनाधार वाली नेता हैं, उसके अलावा पिछड़ा वर्ग से आती हैं। तो आज के राजनीतिक माहौल में जो कुछ चाहिए वो सब उमा भारती के पास है। लेकिन आज उमा भारती वहाँ नहीं है जहाँ उन्हें होना चाहिए था। वो एक ही कमी, उनका स्वभाव, कि वो सच को सच कहने से और जो उनको सच लगता है उसको कहने से कभी परहेज़ नहीं करती। इसीलिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाल कृष्ण आडवाणी जो उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे, उन पर टिप्पणी करते हुए, उन पर आरोप लगाते हुए वो उससे निकल गई। उसके बाद उनको पार्टी से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और उसके बाद जो है चुनाव लड़ा। उस पार्टी को ज़्यादा सफलता नहीं मिली। कई वजहों में से एक ये भी वजह थी कि उन्होंने कभी विचारधारा को छोड़ा नहीं। उन्होंने कभी आलोचना नहीं की संघ की या संघ परिवार की या बीजेपी के बड़े नेताओं की। उन्होंने पार्टी भले छोड़ दी हो, लेकिन पार्टी का जो विचार था, पार्टी का जो संगठन का कामकाज था, उसको लेकर उन्होंने टिप्पणी नहीं की। तो उससे अपने को अलग नहीं किया। जिस समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा और अलग पार्टी बनाने का फैसला किया, उससे पहले वो बनारस गई थी। वहाँ राजनाथ सिंह एक धरने में शामिल थे। उनसे वो जानना चाहती थी कि क्या वो अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं। वो अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाले थे, लेकिन राजनाथ सिंह ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। वहाँ भारती बड़ा मज़ेदार किस्सा सुनाती हैं उसका। उनका कहना है कि जब मैंने पूछा तो वो इस तरह से मुस्कुराए और शर्माए जैसे गांव में गर्भवती महिलाओं से पूछा जाता है कि क्या वो गर्भवती हैं, तो वो ना हाँ में जवाब देती हैं ना में जवाब देती हैं। उनका कहना था कि अगर वो उस समय स्पष्ट रूप से कह देते कि वो पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले हैं तो बीजेपी छोड़कर ना जाती। लेकिन उमा भारती का जो योगदान अयोध्या आंदोलन में है, जिस समय 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरा, उस समय वो वहीं पर मौजूद थी वहाँ पर। और उनका और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का वो चित्र जो है वो पूरे देश और पूरी दुनिया ने देखा, सब जानते हैं। भाजपा के बहुत से नेता, बल्कि ज़्यादातर बड़े नेता उस मामले पर, उस विवादित ढांचे के गिरने पर डिफेंसिव हो गए, बचाव करने लगे, अलग अलग तरह के तर्क देने लगे। लेकिन उमा भारती अपने उस स्टैंड से कभी डिगी नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा को ये भूलना नहीं चाहिए कि उसकी 2 सरकारें बनी हैं अयोध्या आंदोलन की लहर पर सवार होकर। इसलिए इस घटना को और इस लहर को डिसोन नहीं करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया नहीं। उसका नतीजा भी भुगता। 2004 में जो नतीजा आया उसमें एक बड़ा कारण ये भी था कि पार्टी का कैडर, स्वयंसेवक सब पार्टी से एक तरह से विमुख से हो गए। उनको लगा कि पार्टी अपनी जो विचारधारा, मूल विचारधारा है, उससे भटक गई है, उससे अलग चल रही है। इसलिए जो है वो उन्होंने विरोध में तो पार्टी की वोट नहीं किया, लेकिन घर बैठ गए। उसका नतीजा हुआ कि 2004 में सत्ता से बाहर हो गई पार्टी। उमा भारती का पूरा व्यक्तित्व भारतीय राजनीति के लिए एक उदाहरण है कि कैसे सब कुछ योग्यता होते हुए भी आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं जहाँ पहुँचने की आपकी क्षमता है, जहाँ पहुँचने की आपकी योग्यता है, जहाँ आपको पहुँचना ही चाहिए था,
जिस तरह की परिस्थितियां थीं, जिस तरह की योग्यता थी। 2003 का विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश का जब बीजेपी लड़ रही थी तो उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करके लड़ा गया। उस समय मध्य प्रदेश के प्रभारी, चुनाव प्रभारी अरुण जेटली थे, महामंत्री थे पार्टी के और मध्य प्रदेश के प्रभारी थे, चुनाव के भी प्रभारी थे। उन्होंने एक बार कहा था कि जब ये पब्लिक मीटिंग में बोलती हैं उमा भारती तो ऐसा लगता है कोई साम्राज्ञी अपनी प्रजा से बात कर रही हो। जो दर्प होता है अपने लोगों को समझने का, जानने का और उनकी भावना को समझने का और उसका सम्मान करने का, वो उनके भाषणों में, उनके व्यवहार में दिखाई देता था। लेकिन एक मुद्दे पर उन्होंने 2004 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उनकी मुख्यमंत्री पद पर वापसी नहीं हो पाई। वहाँ से उनकी राजनीति जो पटरी से उतरी तो फिर लौटकर पटरी पर आ नहीं पाई और वो अपने स्वभाव में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव ला नहीं पाई और आज भी नहीं ला पाई। ये ऐसी उम्मीद की जा रही है, वो कह भी रही हैं कि 2024 का चुनाव वो लोकसभा का लड़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी प्रशंसक है। उनका कहना है कि जितने सम्मान से वो बात करते हैं, जिस तरह से बात करते हैं, कम नेता हैं जो इस तरह से बात करते हैं, इस तरह का व्यवहार करते हैं। तो प्रधानमंत्री बीच बीच में जब उन्होंने चुनाव न लड़ने की घोषणा की तब माना गया कि उनका और नरेंद्र मोदी के साथ कोई टकराव हो गया है, मतभेद हो गया है, मनभेद हो गया है। लेकिन उन सब बातों को वो समय समय पर इनका खंडन करती रही हैं। उनकी स्पष्टवादिता जो उनका सबसे बड़ा गुण है, कई बार वही उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बना और उन्होंने पद के लिए कभी इससे समझौता करने की ज़रूरत नहीं समझी। जो मिला उससे संतुष्ट हैं वो या नहीं हैं मुझे नहीं मालूम, कायदे से उनको होना नहीं चाहिए। अगर आपको अपनी योग्यता के मुताबिक न मिले, हासिल न हो, तो आपको असंतुष्ट होना ही चाहिए। लेकिन उमा भारती के कम से कम सार्वजनिक बयानों से, व्यवहार से ऐसा दिखाई नहीं देता। समय समय पर उनकी जो टिप्पणी है उसको इस रूप में पेश किया जाता है जैसे वो असंतुष्ट नेता हों, लेकिन आज तक उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो पार्टी के विरोध में हो। उस समय किया जब उन्होंने पार्टी को छोड़कर अपनी पार्टी बना ली थी, उसके अलावा पार्टी में रहते हुए कभी ऐसा काम नहीं किया। दूसरी नेता जिनका जिक्र किया मैंने, साध्वी ऋतंभरा। साध्वी ऋतंभरा भी बहुत कम उम्र में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ गई। 16 साल की उम्र में वो स्वामी परमानंद से उन्होंने दीक्षा ले ली थी और सांसारिक जीवन छोड़ दिया था। वो पंजाब के लुधियाना की रहने वाली हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना जो पिछला जीवन है उसको त्याग दिया और अयोध्या आंदोलन के दौरान उनके भाषण लोगों को, जो मंदिर आंदोलन के समर्थक थे, जो अयोध्या में राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर का निर्माण करने के समर्थक थे, उनके लिए बड़ी प्रेरणा का स्रोत था। उन दिनों ये सोशल मीडिया और वीडियो ये सब था नहीं, तो उस दिनों उनके भाषणों के कैसेट लाउड स्पीकर पर सुनाए जाते थे। दिल्ली पुलिस ने उन कैसेट्स पर बैन लगा दिया, उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर किया। उसके अलावा लिब्राहन कमीशन, जो विवादित ढांचे के गिरने के बाद एक कमीशन बिठाया गया था, पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने बिठाया था। 17 साल वो जांच करता रहा, उसको कुछ हासिल नहीं हुआ, ये अलग बात है। उसने 68 लोगों की सूची बनाई ऐसी जिनके बारे में आयोग का कहना था जिनमें से सब अपने आप अकेले में सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने की क्षमता रखते हैं। उनमें से एक नाम साध्वी ऋतंभरा का था। हालांकि 2020 में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट, लखनऊ सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने उनके और उनके सहित जो है 31 जो आरोपी थे, अभियुक्त थे, उन सबको बाइज्जत बरी कर दिया। अयोध्या आंदोलन का जब जिक्र होगा तब तक साध्वी ऋतंभरा और उमा भारती का जिक्र आएगा। दोनों ने उस आंदोलन के दौरान बड़ी भूमिका निभाई जन जागरण में। साध्वी ऋतंभरा दुर्गा वाहिनी की भी, विश्व हिंदू परिषद की जो महिला शाखा थी विश्व हिंदू परिषद, उसकी भी संयोजक थी। उसके अलावा वो विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल की भी सदस्य थी। इन दोनों महिलाओं का जो योगदान था अयोध्या आंदोलन में, उसके अलावा उमा भारती राजनीति में तो पहले से आ गई थी, 1984 में ही वो पहला चुनाव लड़ी थी। लेकिन साध्वी ऋतंभरा जो है वो राजनीति में नहीं आई, लेकिन सामाजिक जीवन में अब भी वो अति सक्रिय है।
उनका कहना है कि राष्ट्र निर्माण का काम, राष्ट्रवाद का काम, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। वो अपने आश्रम के जरिए जितनी सामाजिक सेवा हो सकती है वो करने की कोशिश करती हैं। तो भारतीय राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं को वो स्थान मिलता नहीं, वो महत्व मिलता नहीं जो वो डिज़र्व करती हैं। साध्वी ऋतंभरा राजनीति में आती हैं तो उनको कितनी कामयाबी मिलती या नहीं मिलती, इसका केवल हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, आज अनुमान के आधार पर बात कर सकते हैं। इसमें ये नहीं कह सकते कि अगर वो राजनीति में आती हैं तो सफल होती ही, या आती तो सफल न होती, लेकिन निश्चित रूप से उनका बड़ा योगदान होता। अयोध्या आंदोलन में इन दोनों महिला नेताओं का जो योगदान है वो नींव के पत्थर की तरह है। आज जो भव्य मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसके निर्माण की दिशा में, उसके निर्माण के कार्यक्रम में, उसके निर्माण के आंदोलन में इन दोनों की बड़ी भूमिका रही है। आज भी ये दोनों अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, संघ परिवार के लिए ये बड़े गौरव की बात है कि ऐसी दो महिलाएं सार्वजनिक क्षेत्र में आईं, जिन्होंने अपनी निजी महत्वाकांक्षा, जिन्होंने अपने पद की लालसा अगर रही हो तो उसको दरकिनार रख के एक कॉज़ के लिए काम किया, एक राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए काम किया, समाज को सुधारने का, समाज को बनाने का, राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का। इस काम में इन दोनों की, और सनातन धर्म को मजबूत करने का, उसका साथ कभी न छोड़ने का, ये जो काम किया इन दो महिलाओं ने वो अपने आप में मिसाल है। अगर इनसे प्रेरणा लेकर कुछ और महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में आती हैं तो ये देश के लिए भी अच्छा होगा और समाज के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या पुरुष प्रधान समाज ऐसी महिलाओं को उनका सही स्थान देने के लिए तैयार है? क्या 21वीं शताब्दी में ये बदलाव हम माने कि आ गया है कि महिलाओं को अब किसी भी तरह से कम या कमतर नहीं समझा जाएगा? इन दो महिलाओं ने 80 के दशक से, बचपन से, बाल्यावस्था से जिस तरह का काम किया है, उसी से समाज बनते हैं, उसी से राष्ट्र निर्माण होता है, उसी से व्यक्ति का निर्माण होता है, उसी से स्वार्थ रहित समाज और सत्ता और राजनीति का निर्माण होता है। इन दोनों महिलाओं को हमको इसी नज़रिए से देखना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।